जिंदाबाद 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 राजनाथ सिंह जिंदाबाद 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 राजनाथ सिंह जिंदाबाद 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 राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिय अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीआईपी गोयल और युवा मोर्चे के महासचिव प्रिय नितिन नवीन और इस कार्य समिति में उपस्थित मेरे सभी युवा मित्रों, ये पहली भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। क्योंकि ये पहली बैठक है, नई कार्यकारिणी है, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी युवा मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, जब भी मैं युवा मोर्चे के किसी कार्यक्रम में भाग लेता हूं तो युवा मोर्चे के पदाधिकारी के रूप में काम करने का जो मेरा राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा, स्वाभाविक रूप से उसकी याद आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मैंने अपने जीवन की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष था। जिले का अध्यक्ष नहीं, युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष था। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और 88 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने जिम्मेदारी संभाली है। 88 से लेकर 91 तक। और उसके बाद 2006 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिला, तब से तो आप लोग सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस स्तर के हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो यह सब तो सारे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोगों से बहुत बड़े कद के यहां पर कार्यकर्ता बैठे हैं। और इतनी कम आयु में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आप सबके लिए यह सौभाग्य का विषय है। और मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा यह भारतीय जनता पार्टी का एक यूथ विंग है। और मित्रों, सब मिला जुलाकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि भारत की राजनीति में भी हमको काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों से आप परिचित भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके नाम से भी आप परिचित नहीं हैं। लेकिन मैं प्रमुख रूप से 3 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। एक कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही। लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, एक विचारधारा को लेकर, एक दार्शनिक अवधारणा को लेकर भारत की राजनीति में काम करने वाली कोई अकेली एक पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लोगों से यह पूछिए कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है आपका पॉलिटिकल थॉट, क्या है आपकी दार्शनिक अवधारणा, क्या है आपकी आइडियोलॉजी, तो मैं समझता हूं कांग्रेस के लोग नहीं बता सकते। साम्यवादियों से नहीं पूछिए तो साम्यवादी जरूर अपनी विचारधारा की चर्चा करेंगे,
लेकिन साम्यवादी भी सच्चाई को समझने लगे हैं कि अब उनकी विचारधारा अपनी ही कसौटी पर दम तोड़ चुकी है। एक ही विचारधारा यदि होती साम्यवाद की, तो मैं समझता हूं कि इसे हिंदुस्तान में 4-4, 5-5, 6-6 साम्यवादी दलों के बनने की स्थिति, उनके निर्माण की स्थिति पैदा न होती। जितने देश हैं उतनी प्रकार की विचारधारा की यह साम्यवादी पार्टियां सारे विश्व में काम कर रही हैं। तो सचमुच एक विचारधारा को, एक दार्शनिक अवधारणा को लेकर काम करने वाली इस हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। इस मामले में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और यह तीनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, साम्यवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों राजनीतिक पार्टियों में एक अंतर और आपको देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य दो राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और साम्यवादी पार्टियों का 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने राजनीतिक जीवन में वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन हमारी और आपकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसका कि अपने राजनीतिक जीवन में एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें मोर डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। इस मामले में भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और एक और मामले में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक हमारे 2 ऐसे शीर्षस्थ नेता रहे हैं, आदरणीय अटल जी और आदरणीय अडवाणी। लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं समझता हूं देश या दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे दोनों नेताओं के दामन पर कोई कभी दाग लगी हुई हो। इस मामले में सौभाग्यशाली यदि कोई है तो ये हमारी केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि अन्य राजनीतिक पार्टियों से हमारी यह राजनीतिक पार्टी भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल थॉट क्या है, भारतीय जनता पार्टी की दार्शनिक अवधारणा क्या है, इसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो विशेष रूप से युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, इसे युवा अवस्था में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो वर्तमान राजनीति के प्रति जो जन सामान्य की सोच है उसे भी हम समझने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि पहले जो राजनेता हुआ करते थे उनके प्रति जन सामान्य में एक आदर, सम्मान का यह भाव हुआ करता था। लेकिन आजादी हासिल होने के 65 वर्षों के अंदर भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति जन सामान्य के विश्वास में कमी आई। पहले यदि कोई नेता कुछ बोलता था तो सारा देश उस नेता की बातों पर यकीन करता था, विश्वास करता था। लेकिन लगातार इस आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी, कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इन दोनों में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है। हमसे यदि कोई पूछे कि देश की नौजवानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के नौजवान को अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही माननी चाहिए कि भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट ही सचमुच उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हम इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास के संकट पर हम विजय नहीं हासिल कर लेंगे और जब तक हम भारत की राजनीति में पुनः राजनीति के प्रति हम विश्वास जन सामान्य का स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यह एक संकल्प मैं समझता हूं कि देश के नौजवानों को लेने की आवश्यकता है। हमें स्वयं सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम जनता के सामने जो कुछ भी बोलते हैं, किसी के सामने जो कुछ भी बोलते हैं, हम उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस अनुरूप हम आचरण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बराबर इसके प्रति हमको सजग रहने की आवश्यकता होगी।
और यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, केवल विधायक बनने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, केवल सांसद बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी कारपोरेशन का चेयरमैन बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं। यदि इस नीयत से आप काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके राजनीतिक जीवन में कई बार फ्रस्ट्रेशन के दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। यदि राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ काम करना चाहिए। सामाजिक जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें से एक क्षेत्र यह राजनीति का भी है। इस राजनीति के माध्यम से भी देश की सेवा की जा सकती है। जन सामान्य की सेवा इस राजनीति के माध्यम से भी की जा सकती है। ऐसा मैं नहीं मानता। केवल राजनीति का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से जन सामान्य की सेवा की जा सकती है। अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों का एक अपना महत्व है, लेकिन राजनीति भी एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम देश की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम अपने राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं तो राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमें कुछ सामाजिक सेवा के भी कार्यक्रम हाथ में लेने होंगे। और मैं कहता हूं कि राजनीति के प्रति जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस विश्वास के संकट को हम समाप्त करना चाहते हैं तो सचमुच भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता की इमेज, उसकी छवि जन सामान्य में केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा पॉलिटिकल वर्कर की ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेवा के माध्यम से एक सोशियो पॉलिटिकल वर्कर के रूप में इमर्ज होकर उसकी इमेज आनी चाहिए। हम केवल राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि हम एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी हम कुछ न कुछ करने वाले, करते हैं। इस प्रकार की हमारी इमेज बनती है तो मैं समझता हूं कि राजनीति के प्रति जो विश्वास का संकट समाप्त पैदा हुआ है वह निश्चित रूप से समाप्त होगा। और जिस समय अनुराग ठाकुर भाषण कर रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि बड़े मन के साथ काम करना चाहिए। मैं इसे पूरी तरह से सहमत हूं। चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों हो, यदि छोटे मन से काम करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने जीवन में बड़े लक्ष्य को वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बड़े मन से काम कैसे किया जाता है, इसके लिए साधना करने की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। अटल जी की एक कविता ही थी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये भाव उनके मन में कहां से पैदा हुए, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। बड़े मन से जिस दिन हम सभी लोग काम करना प्रारंभ कर देंगे, मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमें सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन के दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। इसमें मैथमेटिक्स पढ़े हुए लोग हैं कि नहीं? मैथमेटिक्स जितने लोगों ने पढ़ा, जरा हाथ उठाइए। गणित काफी लोगों ने पढ़ा, लेकिन ऐसे भी हुआ है जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है लगता है। जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनकी समझ में यह बात आ जाएगी। एक फार्मूला आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। सर्किल जानते हैं, वृत्त जानते हैं, सर्किल सर्किल जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं सर्किल? अरे भाई, सर्किल में ये भी सब जानने वाले नहीं हैं। नहीं, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के भी हमारे नवयुवक होंगे, उनको सर्किल वृत्त के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। यदि क्लास ईयर्स तक की भी उन्होंने पढ़ाई की है तो सर्किल के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं होती? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूं कि बड़े मन से सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को काम करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मन, कल्पना कर लीजिए, आपका मन एक सर्किल है, एक वृत्त है। तो हम ये कहते हैं कि मन बड़ा करिए तो आपको ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी, ज्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो आप मैथमेटिकल उस फार्मूले में देखिए। मान लिया कि मन एक वृत्त है, एक सर्किल है। सर्किल का डायमीटर बढ़ाइए, अथवा उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस जो उसकी परिधि होती है, उसको बढ़ाइए। तो हम कहते हैं इस मन की परिधि, इसका
सर्कमफेरेंस, इसका डायमीटर बढ़ाते जाओ, उसी रेशियो में तुमको सुख और आनंद की अनुभूति अधिक होती चली जाएगी। अब इसको मैथमेटिकल फार्मूले में यदि कहना हो, चूंकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का मैं अध्यापक रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। माने मन की परिधि यह सीधा समानुपाती होती है सुख के, आनंद के। जितना ही बड़ा मन होगा उतने ही सुख और आनंद की प्राप्ति आपको होगी। तो फ्रस्ट्रेशन के दौर से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मित्रों, हम सबको बड़े मन के साथ काम करना पड़ेगा। बराबर इंट्रोस्पेक्ट करते रहना चाहिए कि जो भी हमने फैसला किया है, जो हमने कहा है अथवा जो हमने आचरण किया है, वो कहीं हमने छोटे मन के साथ तो नहीं किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे दुनिया ही विरोध में क्यों न खड़ी हो जाए, अंततोगत्वा सफलता और श्रेय यदि किसी को हासिल होगा तो बड़े मन से काम करने वाले को ही सफलता और श्रेय हासिल होगा। दुनिया नहीं रोक सकती है। और आज जहां तक देश का सवाल है, देश के बारे में आप लोग जानते हैं किन संकटों के दौर से गुजर रहा है। इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में जाकर मुझे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप सब काम करते हैं तो आप अच्छी तरह परिचित हैं किन किन संकटों से हमारा देश इस समय गुजर रहा है। सबसे बड़ा संकट तो मैंने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का बतलाया था। उसके बाद मैं आता हूं, चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का मोर्चा हो, चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पर हमारी सरकार पूरी तरह से विफल है। अब इस सरकार ने एक नारा दे दिया है भारत निर्माण का। अब हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि जिस राजनीतिक पार्टी ने 65 वर्षों की इस आजादी काल में लगभग 53-54 वर्षों तक अखंड हुकूमत की है, उस राजनीतिक पार्टी को अभी भारत को एक महान भारत बनाने के लिए अथवा भारत निर्माण के लिए और कितना अधिक समय चाहिए, यह देश की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक सफलता हासिल करने की कोशिश की। कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, कभी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा दिया, कभी मेरा भारत महान का नारा दिया। तरह तरह के नारे देकर केवल देश की जनता को बराबर गुमराह करके, उसकी आंखों में धूल झोंक करके कांग्रेस ने राजनीतिक सफलता हासिल की। अब भारत निर्माण का नारा दिया। 54 वर्षों तक अखंड हुकूमत आपने की है। 9 वर्षों से लगातार इस देश में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की हुकूमत चल रही है। कितना समय चाहिए? और मैं समझता हूं ऐसी ही राजनीतिक पार्टियों के कारण एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट राजनीति में ज्यादा गहरा होता है। और भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है, राजनीतिक पार्टी के रूप में यदि मुझे कहना होगा तो सबसे बड़ी इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस है, जिसके कारण पैदा हुआ है। हुकूमत तो हम लोगों ने भी चलाई है। आज भी देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। मित्रों, 6 वर्षों की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की जो सरकार रही है, उसकी सराहना में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ही नहीं कर रहा, बल्कि मैं बार बार लोगों को बतलाता हूं। आर्थिक मोर्चे पर यदि हमारी उस सरकार की सफलता को यदि किसी को मापना हो, इस आधार पर माप सकता है कि हमने आर्थिक विकास की गति को कितना तेज किया था कि भारत ही नहीं, विश्व का भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि हिंदुस्तान में ऐसे ही यदि भाजपा की सरकार चलती रही तो 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। यह सारे विश्व के अर्थशास्त्रियों ने विश्वास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। आज क्या है? देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ती जा रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जा रही है, नियंत्रण के बाहर हो रही है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है। पहले हमारा जो रुपया था वो कम से कम एशिया में सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती थी, आज नहीं रह गई है।
क्यों ऐसे हालात पैदा हुए? यदि ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, इस सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मुझे तो लगता है जिस तरीके से अथवा जिन नीतियों के आधार पर यह सरकार काम कर रही है, इस देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी क्राइसिस पैदा होने वाली है, भुगतान के संतुलन का भी संकट पैदा होने वाला है। हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट घटता जा रहा है। क्या होगा देश का? सरकार दावा करती है कि विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। हाँ, यह तो मैं जानता था कि कभी कभी थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो ग्रोथ रेट निश्चित रूप से बढ़ती है, लेकिन वह पहला अवसर था कि 6 वर्षों तक जो हम लोगों ने सरकार चलाई, तो हम लोगों ने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर भी काबू पाने में जहां सफलता प्राप्त की थी, वहीं पर विकास दर को भी जो पहले 3.5% के आसपास हुआ करती थी 98 में, उसको ले जाकर 8.4% तक पहुंचाने में हमने कामयाबी हासिल की। और इस कांग्रेस नेतृत्व की हुकूमत ने उसे 8.4% से लाकर गिराकर 5% से भी नीचे कर दिया। इसमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। सरकार यदि ग्रोथ की बात करती है तो मैं यदि ग्रोथ को स्वीकार भी कर लूं तो मैं कहूंगा ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। यानी रोजगार के जो नए अवसर विकास के परिणाम स्वरूप सृजित होने चाहिए वो नहीं हो रहे। 98 से लेकर 2004 तक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है कि हम लोगों ने 6,70,00,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित किए, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित किए। कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए आज सारी दुनिया के लोग यह मानते हैं कि हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली, बेहतर हुकूमत चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। मैं राज्यों का उदाहरण दूं, गुजरात के बारे में आप लोग जानते हैं कि गुजरात के विकास की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे दुनिया में हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के बारे में देखिए, मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्यों की कतार में खड़ा है। छत्तीसगढ़ 10 वर्ष पहले जिन लोगों ने जाकर छत्तीसगढ़ देखा होगा, आज जाकर कोई छत्तीसगढ़ को देखे। गोवा की सरकार के बारे में बहुत सारे लोग इसमें से गोवा गए होंगे, सुना होगा लोगों के माध्यम से। हिंदुस्तान की अकेली हमारी गोवा की यह सरकार है जहां पर कि पेट्रोल डीजल से सस्ता मिल रहा है। सचमुच सरकारें चाहिए तो ऐसी सरकारें चाहिए जो जनता के प्रति संवेदनशील हो। अब जनता पूरी सरकार कांग्रेस की जो अब तक रही है, यदि मैं यह कहूं कि यह पूरी तरह से संवेदन शून्य सरकार है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। अब फूड सिक्योरिटी बिल, आज मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद यह सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है। मित्रों, 54 वर्षों तक अखंड हुकूमत करने के बावजूद खाद्य सुरक्षा के संकट से यह हुकूमत देश को निजात नहीं दिला पाई। लाखों करोड़ों टन फूड ग्रेन अनाज खुले आसमान के नीचे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर यह कहना पड़ा यदि आपके पास कोई गोडाउन नहीं है तो सारा अनाज मुफ्त में गरीबों में वितरित कर दिया जाए। लेकिन 1 ग्राम भी फूड ग्रेन अनाज गरीबों में वितरित करने की जो पहल इस सरकार के द्वारा होनी चाहिए, नहीं किया इस सरकार। भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है इस बात से कि देश के सभी नागरिकों को खाद्य की सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम इसके विरोधी नहीं, लेकिन एक सिस्टम हम लोगों का भी है छत्तीसगढ़ में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोगों का जो है वहां के 90% से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने का वह सारे हिंदुस्तान में बेमिसाल है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि खाद्य सुरक्षा
देशवासियों को यदि देना चाहते हो तो एक ही मॉडल है जो सबसे बेहतर और सही मॉडल है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करप्शन फ्री, करप्शन प्रूफ एक ऐसा सिस्टम वहां की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इवॉल्व किया है। मानसून सत्र होने वाला है, अभी कुछ ही दिनों पहले जो सत्र चल रहा था वह समाप्त हुआ है। सरकार यदि चाहती थी पिछले सत्र में ही फूड सिक्योरिटी बिल को पास करा लेती, लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल को भी सरकार पास करा लेती, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था। इसी कारण वह बिल पिछला सत्र जो संसद का था उसमें पास नहीं हो पाया। 2 मंत्रियों के ऊपर, एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, दूसरे मंत्री ने इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए सीबीआई की जांच रिपोर्ट में अपने कार्यालय में सीबीआई के अधिकारियों को बुलाकर, पीएमओ के अधिकारी को बुलाकर, कोल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बुलाकर उसके कंटेंट में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करा दिया। न्यायपालिका की खुली अवमानना सरकार कर रही है। हम लोगों ने मांग की, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मंत्रियों को त्यागपत्र देना चाहिए। फिर भी यह सरकार ने मंत्रियों से त्यागपत्र जब तक संसद का सत्र चलता रहा नहीं दिया। संसद की कार्रवाई बाधित रही है, लेकिन जब संसद का सत्र समाप्त हो गया उसके बाद तुरंत दोनों मंत्रियों से त्यागपत्र ले लिया। यदि पहले ही त्यागपत्र ले लिया होता तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से संसद की कार्रवाई चलती और हमारा फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन का अमेंडमेंट बिल यह पारित हो गया। हम चाहते हैं कि ये दोनों बिल संसद में पारित हों क्योंकि जन सामान्य के हितों से जुड़े हुए बिल हैं, लेकिन हम कुछ संशोधनों के साथ चाहते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा का सही लाभ सभी को मिल सके। यह अजीबोगरीब सरकार है। आर्थिक मोर्चे पर तो पूरी तरह से सरकार विफल है ही, इसके अतिरिक्त आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे वो भी मैं समझता हूं कि इस बैठक में बहुत डिटेल में नहीं आना चाहता। छोटे छोटे देश आज भारत को आंख दिखा रहे हैं, भारत की बातों को अनसुनी कर रहे हैं। कुछ लाख का देश मालदीव, छोटा सा देश, वह भी भारत की बात नहीं मानता है, जिसकी जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक की है। वह भी भारत यदि कुछ कहता है सुनता नहीं है। चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, किसी के साथ, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, किसी के साथ हमारी सरकार के बेहतर रिश्ते नहीं रह गए। ये कैसी कूटनीति है। इतना ही नहीं, चीन तो कई बार घुसपैठ कर चुका है भारत की सीमा में। और जानकारी जो प्राप्त हुई है कि दौलत बेग ओल्डी में जो पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो नौजवान आकर अपना टेंट गाड़ दिया था वहां पर, उसके बाद भी घुसपैठ का सिलसिला जारी है। लेकिन जिस तरीके से प्रभावी विरोध दर्ज कराना चाहिए हमारी सरकार को, अपना विरोध दर्ज नहीं करा पा रही। देश की जनता को गुमराह करने के लिए दौलत बेग ओल्डी में जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की वहां के 40 नौजवानों की टुकड़ी ने आकर जो है टेंट गाड़ दिया, 25 दिन तक वहां जमे रहे। उसके बाद हमारी भारत सरकार ने कहा कि हमारी चीन के साथ बातचीत हो गई है, समस्या का समाधान हो गया है, अब सेना पीछे हट गई है। यह बात तो हमारी समझ में आती है कि पीएलए ने घुसपैठ की थी, वह पीछे हट जाए तो यह बात तो समझ में आती है, लेकिन भारत की सेना अपने सीमा के अंदर ही थी तो वह पीछे क्यों चली गई भारत सरकार से, इसका मैं जवाब चाहता हूं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। शुमार घाटी में जो हमारे बंकर्स बने थे, वो बंकर्स पीएलए के वापस जाने के बाद तोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि भारत की चीन के साथ कोई ना कोई डील हुई है, लेकिन देश को इसकी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किस प्रकार की डील हुई है। पाकिस्तान के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, आप सभी अच्छी तरह परिचित। यह सब सारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों के साथ हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बेहतर हो। और आपने देखा जब अटल जी की सरकार थी तो काफी हद तक हम लोगों ने अपने कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त की थी। यह ऐसी हुकूमत है जो कि हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है।
मैं समझता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और मित्रों, अब तो 2014 का चुनाव आ गया है, उसके अतिरिक्त अन्य भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इन सारे चुनावों को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से देश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। कांग्रेस से देश की जनता छुटकारा चाहती है, निजात चाहती है। मैं समझता हूं कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ता सारे देश भर में जिस उत्साह और जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं, नौजवानों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तेजी के साथ बढ़ा है। और ये इस मामले में भी हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि विश्व का सबसे युवा देश यदि कोई है तो भारत है। सबसे युवा देश यदि कोई है तो भारत। 40 वर्ष की आयु की लगभग 65% से अधिक जनसंख्या भारत की है, विश्व में किसी दूसरे देश की नहीं। युवा मोर्चे के लिए पूरा कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। यदि मैं कहूं कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ा कार्य क्षेत्र यदि किसी के पास है तो युवा मोर्चे के पास है, तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन एक मिशन के साथ हम सबको काम करने की आवश्यकता है। देश की जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से, और उस अपेक्षा को पूरा करने में यदि अहम भूमिका का निर्वाह यदि कोई कर सकता है तो हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कर सकता है। मैंने कहा है अनुराग ठाकुर को भी कि युवा मोर्चे के कार्यक्रमों के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, बराबर वह सहयोग हमारे द्वारा प्राप्त होगा। और ये चुनौती का वर्ष है, इसीलिए मैंने तय किया, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने 2.5 वर्षों तक ये युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में जिस तरीके से जिम्मेदारी संभाली है, मेरा यह विश्वास था कि आगे भी इस चुनौती भरे वर्ष में भी यदि अनुराग ठाकुर के ऊपर यह जिम्मेदारी रहे तो मैं समझता हूं कि हमें निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। इसीलिए यह जिम्मेदारी हम लोगों ने उनके कंधे पर दी। पूरी आपकी कार्य समिति का चयन हो चुका है, गठित हो चुकी है, और मैं समझता हूं कि प्रदेशों में भी युवा मोर्चा की कार्य समिति गठित हो गई होगी। और केवल प्रदेश और जिले स्तर तक ही आप सीमित न रहें, बल्कि मैं तो आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि युवा मोर्चे के काम को आप बूथ स्तर तक ले जाइए। बूथ स्तर पर भी युवा मोर्चे की कमेटी गठित होनी चाहिए। आप परिश्रम नहीं करेंगे, आप मतदान केंद्र तक नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा मतदान केंद्र तक? एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। हम 4 महीनों के अंदर, 5 महीनों के अंदर हर मतदान केंद्र तक, इस हिंदुस्तान के हर मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और अपने युवा मोर्चे के नौजवानों को उस मतदान केंद्र पर खड़े होंगे। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जिस दिन हम लोगों ने मतदान केंद्रों पर नौजवानों की अपनी टोली खड़ी कर ली तो बहनों भाइयों, 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन इस काम को हमने कर लिया, इलेक्शन मैनेजमेंट 75% इलेक्शन मैनेजमेंट व केवल बूथ मैनेजमेंट। बूथ मैनेजमेंट यदि आपने कर लिया तो आप समझिए कि 75% इलेक्शन मैनेजमेंट का काम पूरा हो गया। इस ओर भी मैं समझता हूं कि हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ हम लोगों ने 26 जून को सारे देश भर में आह्वान किया है जेल भरने का। भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां स्थान स्थान पर जेल भरो आंदोलन की योजना बना रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करूंगा कि वह पूरी तरह से लगकर जितने अधिक से अधिक युवा उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हों, उन्हें शामिल कराने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा मोर्चा की ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है उसको करने में उसे कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी नौजवानों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।